कक्षा 9 जीव विज्ञान पहले चैप्टर के किताब के अंत में प्रश्न दिया है। चैप्टर के अंत में मैंने किताब के अंत में गलती से निकल गया। चैप्टर के अंत में पहला प्रश्न है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में तुलना कीजिए। पेज नंबर 75 पर है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। यह जंतु पादप कोशिका का चित्र है और यह जंतु कोशिका का फिगर है। आगे देखिए दूसरे में है कि पादप कोशिका में केंद्रीय रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं प्रायः बहुत छोटी छोटी होती हैं या इनका अभाव होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, कवक एवं जीवाणुओं को छोड़कर। जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं, युग्लिना को छोड़कर। पादप कोशिका में गाल्जिकाए कम होते हैं, इन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। जंतु कोशिका में गाल्जिकाए पूर्ण विकसित एवं स्पष्ट होते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में संचित पदार्थ मंड होता है और जंतु कोशिका में संचित पदार्थ प्रायः ग्लाइकोजन होता है। पादप कोशिका प्रायः स्वपोषी होती है, जंतु कोशिका परपोषी होती है। कोशिका द्रव्य, पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशापट्ट द्वारा होता है और जंतु कोशिका में कोशाद्रव का विभाजन 5 खाँच द्वारा होता है। दूसरा प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रायः छोटे आकार की कोशिकाएं 1 से 10 माइक्रोमीटर की होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रायः बड़े आकार की कोशिकाएं 5 से 100 माइक्रोमीटर की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका पतली होती है, यूकैरियोटिक कोशिका मोटी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होते हैं और पूर्ण विकसित केंद्रक होते हैं किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला तथा केंद्रक एवं केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक तथा केंद्रिका उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग, चाहे लवक हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गाल्जिकाए हो, अंदर द्रव्यजालिका हो, लाइसोसोम हो, अनुपस्थित होते हैं। कोशाकला वर्लित होकर सीमोसोम बनाती है, यह माइटोकॉन्ड्रिया की भांति कार्य करता है। और फिर आता है दूसरे नंबर पर आपने लिखा यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक गुणसूत्र केवल डीएनए से बनी गोलाकार संरचना होती है, जिसे हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में 1 से अधिक गुणसूत्र, ये डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिकाओं का अभाव होता है, अर्थात रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं में यह रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रवीय गति अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जनन प्रायः विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जनन सूत्रीय एवं अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण जीवार, नीले हरे शैवाल हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी विकसित पादप एवं जंतु कोशिकाएं आती हैं।
अगला प्रश्न है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? आंसर, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला प्रोटीन्स तथा लिपिड्स के से बनी सजीव वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार में बनाए रखती है। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, अतः यह टूट फूट जाए या टूट फूट होने से होने वाली क्षत को से कोशिका को बचाती है। फटने या टूटने पर इसका पुनः निर्माण हो जाता है। गाल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन पर क्या होगा? आंसर, अंतःद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक करके कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। गाल्जी उपकरण की सिस्टर्नी रिक्तिकाओं और कुटिकाओं में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैक करने की क्रिया होती है। गाल्जी उपकरण से लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम कोशिका तथा बाह्य कोशिकाओं कोशिकीय पदार्थों के पाचन का कार्य करते हैं, क्षतिग्रस्त एवं मृत कोशिकाओं का विघटन करते हैं। अतः गाल्जी उपकरण के अभाव में उपर्युक्त कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे। ठीक, अगले जो प्रश्न है अगले वीडियो में देख लीजिएगा।